हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिला यादव। सीडीपी की मास्टर सीरीज़ में हम लर्निंग की थ्योरीज डिस्कस कर रहे थे, अधिगम के सिद्धांत डिस्कस कर रहे थे, जिसमें व्यवहारवाद हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। उसके बाद कल हमने गेस्टाल्टवाद के बारे में पढ़ना शुरू किया था। गेस्टाल्टवाद है, उसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? वर्दीमर ने की थी। जो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो गेस्टाल्टवाद में इम्पोर्टेंट हैं वो कौन कौन से? कोफका, कोहलर और वर्दीमर साहब ने इसकी स्थापना की थी, गेस्टाल्टवाद की स्थापना की थी। इसलिए वर्दीमर को क्या कहा गया? जनक कहा गया। किसका? गेस्टाल्टवाद का। गेस्टाल्टवादियों ने व्यवहारवादियों का बिल्कुल अपोज किया। जिस तरह से व्यवहारवादी कह रहे थे कि जो लर्निंग है वो अंश से पूर्ण की तरफ होती है, अंश से पूर्ण की तरफ होती है, लेकिन जो गेस्टाल्टवादी हैं उन्होंने क्या कहा? जो लर्निंग है वो कहाँ होगी? वो पूर्ण से अंश की तरफ होगी। आप बच्चे को पार्ट्स में नहीं सिखा सकते हैं। आप बच्चे के सामने कंप्लीट एक सिचुएशन को रखिए, तब बच्चा उससे सीखेगा। ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो लर्निंग है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बॉन्ड पर होती है, लेकिन जो हमारे गेस्टाल्टवादी आए उन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बॉन्ड से नहीं बल्कि किससे होती है? इनसाइट होती है, इनसाइट से होती है, सूझ से होती है, अंतर्दृष्टि से होती है। मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने किसको दी? इनसाइट को दी। इसलिए ये जो थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है? कोग्निटिव अप्रोच पर बेस्ड है, संज्ञानात्मक अप्रोच पर बेस्ड है। ये थ्योरी कहती है कि जो लर्निंग है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होता है, एक यांत्रिक प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? ये एक कोग्निटिव प्रोसेस है। इसमें संज्ञान इन्वॉल्व होता है। संज्ञान का मतलब इसमें थिंकिंग आएगी, इसमें मेमोरी आएगी, इसमें जो बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग है वो आएगी। बच्चा अपनी थिंकिंग, अपनी मेमोरी, अपनी लॉजिकल थिंकिंग अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखता है। बच्चे को आपको सिर्फ हैबिट फॉर्मेशन नहीं करवानी है, बच्चा ट्रायल एंड एरर से नहीं सीखता है। जो व्यवहारवाद में कहा गया इन्होंने उस चीज को बिल्कुल नकार दिया। जितने भी व्यवहारवादी थे, चाहे वो स्कीनर हो, चाहे वो पावलोव हो, चाहे वो थॉर्नडाइक हो, चाहे वो वॉटसन हो, वो लोग कह रहे थे कि जो लर्निंग है वो बच्चे के ओवर्ट बिहेवियर से हम पता लगा सकते हैं। मतलब ओवर्ट बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? जो बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्वेबल है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओवर्ट बिहेवियर में जैसे बच्चे का गुस्सा हो गया, जब बच्चे को गुस्सा आता है तो बच्चे के फेस पे वो दिख जाता है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो व्यवहारवादी जितने भी हैं वो कहते हैं कि बच्चे की जो लर्निंग होगी वो बच्चे के व्यवहार में साफ दिखाई देती है। मतलब ये क्या है? ऑब्जर्वेबल है, जिसको आप अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन जो गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्टवाद कहते हैं कि बच्चे का बिहेवियर है वो ओवर्ट ना होकर क्या होता है? कोवर्ट बिहेवियर होता है। कोवर्ट बिहेवियर का मतलब इसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, इसका आप अवलोकन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड होता है। बच्चे की मेमोरी में क्या है, बच्चे की थिंकिंग में क्या चल रहा है, ये आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर भी उन्होंने व्यवहारवाद का अपोज कर दिया कि ये ओवर्ट बिहेवियर ना होकर कौन सा बिहेवियर है? कोवर्ट बिहेवियर है। फिर उसके बाद आता है कि जो वूल है वो उसके पार्ट से डिफरेंट होता है। मतलब जो संपूर्ण चीज है वो उसके अंशों से अलग होती है। जैसे कि मोटर बाइक होती है, मोटर बाइक के डिफरेंट पार्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन जब उनको हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वो एक मोटर बाइक बन जाती है और उसका जो काम है वो अलग तरह का हो जाता है। इसी तरह से जब हम एक पिक्चर देखते हैं, किसी भी एक आदमी की या किसी भी एक औरत की जब हम पिक्चर देखते हैं तो हम संपूर्ण पिक्चर को देखते हैं, वो अलग तरीके से दिखती है। लेकिन जो उसके पार्ट्स हैं, जैसे उसका हाथ अलग हो गया, उसके नाक अलग हो गए, उसकी आंखें अलग हो गई, ये सब क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जब हम इन सबको जोड़ देते हैं तो वो एक पुरुष बनेगा या फिर वो एक स्त्री बनेगी और तब वो उन सबको फोकस करेगा। अगर हम पार्ट्स को अलग अलग कर दें तो वो किसी भी काम के नहीं है। इसी तरह से मोटर बाइक है, उसके अगर हम पार्ट्स को अलग अलग करके रख दें तो उनका कोई भी काम नहीं है। वो काम कब करेंगे? जब उन सबको हम संपूर्ण कर देंगे, जब हम उन सबको जोड़ देंगे। इसीलिए गेस्टाल्टवाद कहता है कि अंश है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पार्ट्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? संपूर्ण है, वूल है। आप बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहते हो तो बच्चे के सामने आप कंप्लीट एक सिचुएशन रखिए जिसमें बच्चे के प्रत्यक्षीकरण करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स उसके सामने प्रेजेंट हैं,
उन ऑब्जेक्ट्स को वो ऑब्जर्व करेगा, उन ऑब्जेक्ट्स पर अपना कॉग्निशन लगाएगा और तब उसकी जो लर्निंग होगी वो किससे होगी, इनसाइट से होगी, सूझ से होगी, उसकी अंतर्दृष्टि से लर्निंग होगी। जो ट्रायल एंड एरर मेथड है वो नहीं होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं होगा। यहाँ पर किसी भी स्टिमुलस या रिस्पॉन्स की बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं होगी। यहाँ पर जो ये इंसाइट आती है वो अचानक से आती है। जब हम किसी भी एक प्रॉब्लम में फंसे होते हैं तो हमारे माइंड में अचानक से एक आइडिया आता है कि ये मैं ऐसे करके देखता हूँ। जब हम उसको उस तरह से ट्राई करते हैं तो क्या हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। ये क्या होती है, हमारी इंसाइट होती है, हमारी अंतर्दृष्टि होती है, हमारी सूझ होती है। गेस्टाल्ट की जो ये थ्योरी है इसको हम क्या बोलते हैं, इनसाइटफुल लर्निंग भी बोलते हैं, इनसाइटफुल लर्निंग। क्योंकि ये जो लर्निंग है वो कैसे हो रही है, अंतर्दृष्टि से हो रही है, सूझ से हो रही है। अचानक से बच्चे के दिमाग में कोई आइडिया आया और वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसने ढूंढ लिया। ये जो लर्निंग है वो कौन सी है, इनसाइटफुल लर्निंग है। गेस्टाल्टवाद में जो इनसाइटफुल लर्निंग की बात की वो किसने की, कोहलर ने की, कोहलर ने की। कोहलर ने अपना एक्सपेरिमेंट चिंपांजी पे किया था, वहां से उन्होंने ये जो इनसाइटफुल लर्निंग है इसका इजाद किया था। जो ये लर्निंग है वो जो ब्लाइंड मैकेनिकल प्रोसेस था। ब्लाइंड मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, जहां पर स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात हो रही थी। जैसे पावलोव ने स्टिमुलस की बॉन्डिंग करवाई थी, फिर उसके बाद स्कीनर ने कहा था कि पहले बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, फिर रिस्पॉन्स के बाद बच्चे को स्टिमुलस दो। यहाँ पर भी यांत्रिक प्रक्रिया हुई। फिर उसके बाद थॉर्नडाइक ने कहा कि बच्चे को स्टिमुलस दिखाओ, उसके बाद बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। ये जो प्रक्रिया है ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है, मैकेनिकल प्रोसेस है। इस मैकेनिकल प्रोसेस को कोहलर ने बिल्कुल नकार दिया। कोहलर क्या, जितने भी गेस्टाल्टवादी हैं उन्होंने नकार दिया कि जो लर्निंग है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होती है। और दूसरी बात इन्होंने कही, जो लर्निंग है वो पार्ट्स में नहीं होती है। जब भी आप बच्चे को कुछ भी सिखाएंगे तो वो पार्ट्स में नहीं सिखाएंगे, बच्चे के सामने एक कंप्लीट सिचुएशन को रखेंगे। मतलब बच्चा किस में सीखेगा, वूल में सीखेगा। ये बात आप जरूर से याद रखिएगा कि वूल इज मोर इम्पोर्टेंट देन इट्स पार्ट। पूर्ण है वो उसके अंशों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअल में तो ये बात स्टार्टिंग में सबसे पहले एरिस्टोटल ने कही थी, सबसे पहले अरस्तु ने कही थी, लेकिन अरस्तु की उसी बात को गेस्टाल्टवाद ने भी यूज किया है और गेस्टाल्टवाद ने कहा है कि वूल इज मोर इम्पोर्टेंट देन इट्स पार्ट्स। अब हम देखते हैं कि जो इनसाइटफुल लर्निंग थी वो किसने दी, कोहलर ने दी। कोहलर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो किस पर किया, चिंपांजी पे किया था। कोहलर ने जो अपना चिंपांजीज पर एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ भूखे चिंपांजी लिए, उन चिंपांजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया या एक कमरे में बंद कर दिया। उसे बंद करने के बाद जो कमरे की रूफ थी या फिर जो पिंजरा था बड़ा सा उसकी रूफ थी, उस पर उसने कुछ केले लटका दिए, कुछ बनाना वहां पर लटका दिए और उसके पास में जो पिंजरा था वहां पर उसने एक बॉक्स रख दिया, क्योंकि वो जो केले थे वो इतनी हाइट पर थे कि चिंपांजी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसकी हेल्प के लिए उन्होंने एक बॉक्स वहां पर रख दिया। अब क्या किया, चिंपांजी इधर उधर दौड़ रहा है, वो उस केले तक पहुंचना चाहता है क्योंकि उसे भूख लगी है, लेकिन वो उस केले तक नहीं पहुंच पाता है। जब वो उस केले तक नहीं पहुंच पा रहा है, केले तक नहीं पहुंच पाता है, जो केले तक पहुंचना है वो क्या है, उसका गोल है, उसका लक्ष्य है। लक्ष्य क्या हुआ यहाँ पर कि उसे उस केले तक पहुंचना है क्योंकि उसे भूख लगी है, उसे उस केले को खाना है। अब वो उस केले तक पहुंचने पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, वो उस केले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उस केले तक नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ क्या आ गई, बाधा आ गई। यहाँ पर क्या आ गई, बाधा आ गई। पहला स्टेप क्या रहा, उसे गोल तक पहुंचना है। दूसरा उसके पास क्या आ गई, अब ऑब्स्टेकल आ गई कि वो अब नहीं पहुंच पा रहा है। अब वो नहीं पहुंच पा रहा है तो वो किस में आ गया, टेंशन में आ गया, तनाव में आ गया। क्या आ गया, वो टेंशन में आ गया कि अब वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन फिर उसने क्या देखा, वो तनाव में आकर वो वहां पर बैठ जाता है। बैठने के बाद वो क्या करता है, इधर उधर देखता है। इधर उधर देखकर वो देखता है कि वहां पर एक बॉक्स पड़ा है। अब वो क्या करता है, उस बॉक्स को उठा के लाता है और केलों के नीचे रखता है, जहां पर केले लटके हुए हैं उसके ठीक नीचे उसे रखता है। उसे ठीक नीचे रखने के बाद वो उस बॉक्स पर खड़ा होता है और उस केले तक पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पर क्या किया उसने, ऑर्गेनाइजेशन किया। क्या किया, संगठन किया, संगठन किया। अब वो उस केले तक पहुंच गया, उसने उस केले को अचीव कर लिया और उसने उस केले को खा लिया।
अब कोहलर ने देखा कि जो एक चिंपांजी था जिसका नाम था सुल्तान, वो तो उन केलों तक पहुंच गया और उसने उन केलों को प्राप्त कर लिया, लेकिन जो और चिंपांजी थे वो उन केलों तक नहीं पहुंच पाए। फिर उन्होंने देखा कि सुल्तान उस केले तक पहुंच गया है। किस तरह से पहुंचा है कि वो बॉक्स रखे, उसने बॉक्स रखे और वो वहां तक पहुंच गया। तो बाकी जितने भी चिंपांजी थे उन्होंने उसको कॉपी किया, उन सब ने क्या किया, बॉक्स रखा और वो सभी उस केले तक पहुंच गए। ये तो उनका पहला एक्सपेरिमेंट था। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि फिर से सुल्तान को भूखा रखा गया और उसे फिर से एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब उसको पिंजरे में बंद करने के बाद केले हैं वो पिंजरे के बाहर लटकाए गए, पिंजरे के अंदर केले नहीं रखे, और उसकी मदद के लिए 2 लकड़ियां रख दी, 2 रोड टाइप रख दी। अब जो वो 2 रोड थी, एक स्मॉल साइज की थी, एक बड़ी साइज की थी, और वो जो रोड थी वो इस तरह से थी कि वो दोनों एक दूसरे में एडजस्ट हो सकती हैं, मतलब उन दोनों को जोड़ा जा सकता है। अब चिंपांजी को फिर से पिंजरे में रखा, तो अब चिंपांजी फिर से उस केले तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अपना हाथ बढ़ा रहा है, हाथ से वो नहीं पहुंच पा रहा है। वो पिंजरे को खोलने की कोशिश कर रहा है, तब भी नहीं हुआ। तो वही सेम प्रोसेस आएगा। पहले गोल मिला उसे कि उसे केले तक पहुंचना है, लेकिन वो उन केलों तक नहीं पहुंच पा रहा है। फिर उसके बाद क्या आया, उसके सामने क्या आई, बाधा आई कि वो केले तक नहीं पहुंच पा रहा है। फिर उसके बाद क्या आ गया, टेंशन आ गई, तनाव आ गई कि मैं उस केले तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। वो फिर से बैठ जाता है। बैठा है तो ये माना गया कि वो बैठकर सोच रहा है कि किस तरह से वो केले तक पहुंच जाए। तो वो क्या करता है, अपने आसपास जब वो रोड पड़ी हुई देखता है तो वो एक रोड को उठाता है और वो उस केले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, संगठन कर रहा है। जब वो एक रोड से वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है तब भी वो नहीं पहुंच पाया। फिर वो बड़ी वाली रोड उठाता है तब भी वो नहीं पहुंच पाया। फिर से उसे टेंशन आ गई, उसने ऑर्गेनाइजेशन किया लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। फिर से वो टेंशन के स्टेट में आ गया। फिर से वो क्या करेगा, वो रीऑर्गेनाइजेशन करेगा, मतलब पुनर्संगठन करेगा। पुनर्संगठन वो कैसे किया, अब वो उन दोनों रोड को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब उसने वो दोनों रोड उठाई और दोनों को जोड़ दिया। उन दोनों को जोड़ने के बाद अब वो रोड लंबी हो गई और इजीली वो उस केले तक पहुंच गया। उस केले तक पहुंच गया, यहां पर उसने क्या कर ली, लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। लक्ष्य की प्राप्ति यहां पर हो गई। और जो उसने ये लक्ष्य की प्राप्ति की, जब उसने ये देख लिया कि ये रोड है, इकट्ठा करके वो केले तक पहुंच गया, उस मूवमेंट को बोला गया आहा मूवमेंट। आहा मूवमेंट या यूरेका मूवमेंट भी इसे बोलते हैं, मतलब जो जीत वाला मूवमेंट होता है उसे क्या बोला गया, आहा मूवमेंट बोला गया। केले तक पहुंचने की ये जो पूरी प्रक्रिया रही, ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कौन सी थी, संज्ञानात्मक थी, वो कोग्निटिव थी। कोग्निटिव प्रोसेस था यहाँ पर। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि जो लर्निंग है वो कैसे हो रही है, इनसाइट से हो रही है, सूझ से हो रही है। यहाँ पर बच्चे को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर चिंपांजी को अपना दिमाग लगाना पड़ा कहाँ तक पहुँचने के लिए, केले तक पहुँचने के लिए। ये स्टेजेस आई। सबसे पहले उसे गोल तक पहुँचना था, लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया कि उसे केले तक पहुँचना है, लेकिन उसके सामने बाधाएं आई, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। बाधा आने के बाद तनाव आता है, टेंशन आती है। टेंशन के बाद उसे क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, संगठन करना पड़ता है। संगठन के बाद भी अगर वो नहीं पहुंच पाता है, एक रोड से भी वो नहीं पहुंच पा रहा था केले तक, तो फिर वो पुनर्संगठन करेगा, रीऑर्गेनाइजेशन करेगा। उसने दोनों रोड को एक दूसरे के साथ जोड़ा। जब उसने दोनों रोड को एक साथ जोड़ा तो वो क्या हो गया, पुनर्संगठन हो गया। पुनर्संगठन के बाद वो कहाँ पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, अपने जो गोल था उसको अचीव कर लेता है। इस तरह से जो लर्निंग की पूरी प्रोसेस है वो कोहलर ने अपनी इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी में एक्सप्लेन की। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनसाइटफुल लर्निंग को प्रभावित करते हैं। इनसाइटफुल लर्निंग के लिए कौन कौन से जो कारक हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनसाइटफुल लर्निंग में एकदम से कोई भी आइडिया नहीं आता है। वो आइडिया आता है, वो तभी आता है जब हम पहले उसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, पहले हम वैसे ही कोई सिमिलर कंडीशन में फंसे, तब हमने वो सेम आइडिया यूज किया हो, हम उसका यूज करते हैं। मतलब जो इनसाइट लर्निंग है उसमें एक्सपीरियंस का प्रभाव होता है, उसमें अनुभव का प्रभाव होता है कि हमारे जो पूर्व के अनुभव हैं वो भी हमारी इनसाइटफुल लर्निंग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है।
अनुभव। अनुभव किस तरह से है, मान लीजिए हम मैथ्स का कोई भी एक प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, अगर उसी तरह की सेम प्रॉब्लम हम पहले सोल्व कर चुके हैं तो अब हमें याद है कि हमने पहले हमने वो प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व की थी, तो अब हम दोबारा भी उस प्रॉब्लम को उसी तरह से सोल्व कर लेते हैं। तो ये कहाँ से आया, अनुभव से आया। जो आइडिया हमारे दिमाग में आया कि पहले मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरह से किया था तो अब भी मैं उसी तरह से कर सकता हूं, तो वो कहां से आया, पूर्व ज्ञान से आया। जो अनुभव आता है वो कहां से आता है, पूर्व ज्ञान से आता है। पहले हम अगर उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो वो हमारी इनसाइट लर्निंग में हेल्प करता है, सेम सिचुएशन में हमारे ज्ञान को सेम सिचुएशन में लगाने में हमारी मदद करता है। फिर दूसरा आता है इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं बुद्धि। देखिए हर एक बालक है उसमें बुद्धि का जो स्तर है वो अलग अलग होता है। कोई बच्चा मोर इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा लेस इंटेलिजेंट होता है। जैसे कोहलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में भी बताया, उन्होंने काफ़ी चिंपांजीज लिए थे लेकिन सिर्फ सुल्तान को ही इंसाइट आया था, सुल्तान ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाया था। तो मतलब सुल्तान क्या हुआ, मोर इंटेलिजेंट हुआ बाकी चिंपांजीज के कंपेरिजन में। तो जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो भी इनसाइट लर्निंग को प्रभावित करती है। जो सूझ आई, जो अंतर्दृष्टि आई, जो इंसाइट आई, वो सुल्तान में ही आई, क्योंकि सुल्तान है वो मोर इंटेलिजेंट था बाकी चिंपांजीज के कंपैरिजन में। इसलिए जो बुद्धि है उसका भी प्रभाव होता है। और बुद्धि आपको पता है, बुद्धि अनुवांशिक होती है। बुद्धि जो मोस्टली किससे होती है, अनुवांशिकता से प्रभावित होती है, अनुवांशिक होती है, हेरिडिटी होती है। और जो लर्निंग होती है, हमारी जो सीखना होता है, वो किससे होता है, वातावरण से प्रभावित होता है। सीखना किससे होता है, वातावरण से होता है। तो जो बच्चे को हेरिडिटी से मिलता है, अगर माता पिता ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो बच्चा भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, और जितना ज़्यादा बच्चा इंटेलिजेंट होगा उसकी जो बुद्धि है, उसका जो इंटेलिजेंस है, वो इनसाइट में उसकी मदद करता है, वो अंतर्दृष्टि में उसकी मदद करता है, सूझ में उसकी मदद करता है। फिर आती है हमारी लर्निंग सिचुएशन। लर्निंग सिचुएशन को हम एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, वातावरण भी कह सकते हैं। जो लर्निंग सिचुएशन है वो किस तरह से अफेक्ट करती है, इनसाइट तभी आता है जब हमारे सामने ऑब्जर्वेबल कुछ एस्पेक्ट पड़े होते हैं। जो लर्निंग सिचुएशन है, जो वातावरण है, वो हमारी इनसाइट को किस तरह से प्रभावित करता है। जैसे अगर हमने सुल्तान के सामने बॉक्स नहीं रखा होता, रोड्स नहीं रखी होती, तो वो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, कभी भी वो केलों तक नहीं पहुंच पाता। तो लर्निंग करने के लिए, इनसाइट आने के लिए भी जो लर्निंग सिचुएशंस हैं उनका होना जरूरी है। जो एस्पेक्ट इनसाइट में मदद करेंगे उनका प्रेजेंट होना जरूरी है। जो इनसाइट सिचुएशन है वो क्या हुई, वहां पर जो बॉक्स प्रेजेंट थे, वहां पर जो रोड प्रेजेंट थी, वो क्या है, लर्निंग इन्वायरमेंट है, लर्निंग सिचुएशन है। तो इनसाइट के लिए हमें लर्निंग इन्वायरमेंट या लर्निंग सिचुएशन का होना बहुत जरूरी है। अगर हमने लर्निंग सिचुएशन नहीं दी तो कोई इनसाइट नहीं आएगी। फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ, हमारा इनिशियल एफर्ट्स में क्या होते हैं, जो प्रारंभिक एफर्ट्स जो हम कर रहे थे, जो चिंपांजी प्रारंभिक एफर्ट कर रहा था, वो उस केले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, वो इधर उधर छलांग लगा रहा था, वो पिंजरे को खोलने की कोशिश कर रहा था, ये सब क्या थे, इनिशियल एफर्ट्स थे। जो इनिशियल एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं किस पर थे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर बेस्ड थे। स्टार्टिंग में तो हमें ट्रायल एंड एरर ही करना पड़ा, फिर उसके बाद ही इंसाइट आया। और यहीं पर गेस्टाल्टवादियों का क्रिटिसिज्म हो गया कि गेस्टाल्टवाद वैसे तो कह रहे हैं कि जो थोंडाइक ने थ्योरी दी है वो गलत है, ट्रायल एंड एरर से बच्चा सीखता ही नहीं है। लेकिन इन्होंने भी यही कह दिया कि जो इनिशियल एफर्ट्स हैं वो किससे होंगे, ट्रायल एंड एरर से होंगे, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत से होंगे। और यही इनकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म होने का कारण बना कि आप तो कहते हैं कि जो ट्रायल एंड एरर है वो बच्चे की लर्निंग में इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन ट्रायल एंड एरर तो यहाँ पर भी चिंपांजी कर ही रहा था। चिंपांजी इधर से उधर दौड़ रहा था। मतलब जब हम अपनी मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं और हमें अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा होता है तो हम डिफरेंट तरीके यूज करते हैं। जैसे हम रीजनिंग के क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं तो हम एक मेथड लगाते हैं, अगर एक मेथड से हमें नहीं आए तो हम दूसरा लगाते हैं, फिर तीसरा लगाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम इनिशियली तो हम ट्रायल एंड एरर ही कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है कि ये ऐसे नहीं, ये इस तरह से सोल्व कर सकता हूं, क्योंकि पहले मैंने ये सोल्व किया था। वो क्या हुआ, हमारा पूर्व अनुभव हुआ, पूर्व ज्ञान हुआ, उससे हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, वो इंसाइट आई, उससे हमने लर्निंग की, उससे हमारी सीख
सीख हुई। तो ये जो ट्रायल एंड एरर है यहाँ पर स्टार्टिंग में इसका यूज होता है। इसका यूज रिपीटेशन में भी होता है। अगर हम देखें रिपीटेशन भी होती है इसमें। रिपीटेशन कैसे हुई, बार बार वो उन चीजों को दोहरा तो रहा था, चिंपांजी बार बार एक्टिविटी कर रहा था, बार बार एक्टिविटी कर रहा था, तो वो क्या कर रहा था, वहां पर वो रिपीटेशन कर रहा था। और ने एक बार कोई ट्रायल किया, फिर उसने देखा कि नहीं ये ट्रायल काम नहीं कर रहा है, तो उसने उसे हटा दिया। फिर उसके बाद उसने दूसरा ट्रायल किया, उसने उसे भी हटा दिया। मतलब यहाँ पर दोहराव तो वो कर रहा है ना, अपनी एक्टिविटीज को तो वो दोबारा दोहरा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिपीटेशन का भी रोल होता है और ट्रायल एंड एरर थ्योरी का भी रोल होता है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंसाइटफुल लर्निंग को, अंतर्दृष्टिक लर्निंग को, जो इंसाइटफुल लर्निंग है सूझ के द्वारा जो सीखना है उसको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो इंसाइटफुल लर्निंग है वो किससे होगी, आहा मोमेंट था, उसमें आहा अनुभव आता है जब हम उस आइडिया को, जब हमारे माइंड में वो आइडिया क्लिक करता है तो उसको हमने आहा मोमेंट्स बोला। सीखने के लिए एक लर्निंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, एक लर्निंग सिचुएशन की ज़रूरत होती है और उस लर्निंग सिचुएशन का ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, उसका प्रत्यक्षीकरण करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं करेंगे, अगर चिंपांजी ने अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया होता तो उसके माइंड में कभी भी ये नहीं आता कि वो बॉक्स को रखकर अकेले को अचीव कर सकता है। एक स्टेज आई थी जहां पर चिंपांजी इनएक्टिव हो गया था, वहां पर चिंपांजी बैठ गया था कि ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है। जब वो इनएक्टिव के स्टेट में आया, इनएक्टिव स्टेट में आने के बाद यहाँ पर क्या क्या उसने लर्निंग का ट्रांसफर भी किया होगा। लर्निंग का ट्रांसफर, लर्निंग ट्रांसफर कैसे हुआ, पहले से उसके एक्सपीरियंस में जो चीज़ें होंगी, पहले से उसके माइंड में जो चीज़ें होंगी, उन्हीं से ही इंसाइट निकल के आया, उन्हीं से लर्निंग निकल कर आई। मतलब यहाँ पर क्या है, लर्निंग ट्रांसफर भी इंपॉर्टेंट है, एक स्थानांतरण भी इंपॉर्टेंट होता है। लर्निंग ट्रांसफर का मतलब क्या है, एक सिचुएशन में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग दूसरी सिचुएशन में करना लर्निंग ट्रांसफर कहलाता है। साइकिल चलाना आपको आता है, ये आपका पूर्व ज्ञान है। साइकिल चलाने के ज्ञान का यूज करना स्कूटी सीखने के लिए, ये क्या है, आपका लर्निंग ट्रांसफर है कि किस तरह से साइकिल को मैंने बैलेंस करना सीखा था, इसी तरह से मैं बाइक को या स्कूटी को भी बैलेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वही क्या है, हमारा लर्निंग ट्रांसफर है। तो इंसाइटफुल लर्निंग में लर्निंग ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग है वो एक पर्पजफुल एक्टिविटी है, मतलब कोई ट्रायल एंड एरर नहीं है, कोई भूल और प्रयत्न का सिद्धांत नहीं है। ये लर्निंग तभी होगी जब हम करना चाहेंगे, मतलब इंटेंशनली होती है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग चलते फिरते कहीं भी हो जा रही है, हम बार बार भूल और प्रयत्न कर रहे हैं और लर्निंग हो जा रही है, हमने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड बना दिया तो लर्निंग हो जा रही है। नहीं, गेस्टाल्टवाद कहता है कि जो लर्निंग है वो पर्पजफुल एक्टिविटी है और इंटेंशनली होती है। चलते फिरते लर्निंग नहीं करवा सकता है। लर्निंग करने के लिए हमारा इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। इनसाइट लर्निंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो एक कहानी है प्यासा कौवा की। थ्रस्टी क्रो की कहानी सबने पढ़ी है, सबने सुनी है। कौवा प्यासा था और जो घड़ा है उसमें पानी कम था। वो घड़े के पास गया और घड़े के पास जाकर उसने देखा कि उसने पानी पीना है, लेकिन उसकी जो चोंच है वो पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब कौवा के दिमाग में आइडिया आया, कौवा के दिमाग में इंसाइट आया, कौवा के दिमाग में सूझ आई कि वो उसके आसपास जो पत्थर पड़े हैं उनको उठाकर वो घड़े में डाले। जब वो पत्थर उठाकर घड़े में डाल रहा है, ये क्या है, उसकी इंसाइट है, ये उसकी सूझ है। उसने पत्थर घड़े में डाल दिए, पानी ऊपर आ गया और उसने प्यास बुझा ली। यहाँ पर जो गोल था वो क्या था, गोल था कि कौवे को पानी पीना है, कौवे को प्यास लगी है, पानी तक पहुंचना उसका गोल था। गोल के बाद उसके पास बाधा आ रही है क्योंकि पानी कम है, उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। अब वो क्या कर रहा है, अपने आसपास की चीजों का प्रत्यक्षीकरण कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि कौन सी चीज का मैं यूज कर सकता हूं ताकि पानी ऊपर आ जाए। ये क्या हुआ, प्रत्यक्षीकरण हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ। जो आसपास की जो चीजें हैं उनको ऑब्जर्व कर रहा है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया जिसको हम आहा मोमेंट कहते हैं, जिसको हम इंसाइट कहते हैं, जिसको हम सूझ कहते हैं कि उस कंकड़ को उठाओ। कंकड़ को उठाकर हमने डाल दिया घड़े में। घड़े में जैसे ही उसने कंकड़ डाला तो क्या हुआ, पानी ऊपर आ गया, उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो गया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। यही क्या है, इंसाइट लर्निंग है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में हमने पढ़ा है। जो आइंस्टीन थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब ऊपर से नीचे आकर गिरा और उसके माइंड में एक आइडिया आया कि ये ऊपर से नीचे आकर ही क्यों गिरा, उसका नाम दे दिया गुरुत्वाकर्षण बल।
तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल अवेलेबल हैं इनसाइट लर्निंग के, कि जितने भी मोस्टली साइंस में जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो हमेशा इनसाइट लर्निंग की बात करते हैं कि अचानक से जो सूझ आए, अचानक से जो आइडिया आया, वो क्या हुई, हमारी इनसाइट लर्निंग हुई, वो सूझ द्वारा सीखना हुआ। ये जो इंसाइटफुल लर्निंग है, इसमें जो लर्निंग का नेचर है वो कौन सा है, कोग्निटिव है, संज्ञानात्मक है। कोग्निटिव है, संज्ञानात्मक है। संज्ञानात्मक का मतलब क्या हुआ, इसमें जो मेंटल एबिलिटी है उनका यूज होता है, इसमें मेमोरी का यूज होगा, इसमें थिंकिंग का यूज होगा, इसमें लॉजिकल रीजनिंग का यूज होगा। ये सब कहाँ है, संज्ञानात्मक एक्टिविटीज होती हैं। जो बिहेवियर है वो कौन सा होता है, कोवर्ट बिहेवियर होता है, जो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसका आप प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते। इंसाइटफुल लर्निंग से जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है वो स्थायी होता है, वो कांस्टेंट होता है, मतलब इसको आप भूलते नहीं हैं, जल्दी से आप इसको भूलते नहीं हैं। जो रटकर आप चीज़ें सीख रहे थे, जो अनुबंधन हो रहा था, बॉन्डिंग हो रही थी, जैसे ही बॉन्ड वीक हुआ, जो हमारी लर्निंग है वो भी हमारी कमज़ोर पड़ जा रही थी। लेकिन जो इनसाइट से जो लर्निंग होगी वो कौन सी होती है, कॉन्स्टेंट होती है, स्थायी होती है। यहाँ पर जो बच्चा सीखता है वो अपने अनुभव से सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, और जो लर्निंग है वो कोई भी एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, मतलब ये कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। यांत्रिक प्रक्रिया कौन मानते हैं, बिहेवियरिस्ट मानते हैं, व्यवहारवादी मानते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं इनसाइटफुल लर्निंग की, सूझ की, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की। अब ये जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसका हम एजुकेशन में किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसका हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में आते हैं, टीचर बच्चे के सामने सिर्फ और सिर्फ उस समस्या के कुछ पार्ट्स को रख दे, कंप्लीट समस्या का निदान यहाँ पर टीचर ना करे, सिर्फ और सिर्फ क्या करे, टीचर बच्चों के सामने प्रॉब्लम को लाकर रख दे, बच्चे उस प्रॉब्लम का खुद ब खुद सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने एक्सपीरियंस से, अपने इंटेलिजेंस से, अपनी इंसाइट से बच्चे खुद ब खुद उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। टीचर को कभी भी कंप्लीट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ उसके पार्ट्स लाकर रख देने हैं। बच्चे के सामने जो प्रत्यक्षीकरण के लिए, जो ऑब्जर्वेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बच्चे के सामने हमें लाकर रख देनी है। बच्चा अपनी इनसाइट से खुद ब खुद सीख सकता है, बच्चा अपनी अंतर्दृष्टि से उसे खुद ब खुद सॉल्व कर सकता है। इंसाइटफुल लर्निंग में टीचर का डायरेक्ट रोल नहीं होता, टीचर का जो रोल है वो इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पर टीचर है वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर होता है, टीचर सिर्फ और सिर्फ बच्चे की मदद करने के लिए होता है। यहाँ पर टीचर बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाएगा, बच्चा अपनी इनसाइट से खुद सीखेगा। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टीचर को कभी भी कंप्लीट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देना है, हमें बच्चों के लिए स्पेस रखना है, बच्चे को उस समस्या के बारे में बता देना है कि इस तरह की समस्या है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उसके सॉल्यूशन में उसकी मदद करेंगी वो चीजें हम बच्चों के सामने रख देंगे, बच्चे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकाल सकते हैं। अब इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या रहे, इस थ्योरी की आलोचनाएं कैसे हुई, उसकी आलोचना क्यों हुई। सबसे पहले तो एक चीज तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि इसका जो आलोचना इसलिए हुई क्योंकि कहीं ना कहीं इसने ट्रायल एंड एरर को भी इंपॉर्टेंट माना, ट्रायल एंड एरर को भी इसने इंपॉर्टेंट माना, जो प्रयत्न और भूल का प्रयास था उसको भी इसने इंपॉर्टेंट माना कि इनिशियली तो बच्चा ट्रायल एंड एरर से ही सीखेगा। दूसरी बात, जो छोटे बच्चे होते हैं वो इनसाइट लर्निंग से नहीं सीखते हैं, छोटे बच्चे हैं वो मेमोराइजेशन से सीखते हैं, छोटे बच्चे रटने से ही सीखते हैं, बार बार चीज़ों को रिपीट करके ही सीखते हैं। बच्चे में तब तक इंसाइट नहीं आएगी जब तक बच्चे के पास अनुभव नहीं है, तब तक बच्चे के पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर बच्चे के पास पूर्व ज्ञान नहीं है, बच्चे के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो बच्चे में जो इंसाइट है वो आ ही नहीं सकता है। दूसरी बात, बच्चा ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता है, छोटा बच्चा है वो ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता है, वो अवलोकन नहीं कर पाता है, वो प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद जो इनसाइट लर्निंग है, इसने जो बाकी एस्पेक्ट हैं सीखने के, जैसे राइटिंग हो गई, लिखना हो गया, उसका कोई ध्यान नहीं दिया, उसके बाद बोलने पर कोई ध्यान नहीं दिया,
बोलने पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही इसने पढ़ने पर ध्यान दिया। इन चीज़ों के बारे में तो इसने बात ही नहीं की। इसने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की? इंसाइट की बात की, सूझ की बात की और अंतर्दृष्टि की बात की। इन सब चीज़ों के लिए इसका क्रिटिसिज्म हुआ। साइकोलॉजी में कोई भी थ्योरी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। हर एक थ्योरी की कुछ ना कुछ कमियां रही, कुछ ना कुछ उसकी विशेषताएं रही। जो विशेषताएं हैं उनको हमें अपनी टीचिंग पेडागोजी में यूज करनी है और जो विशेषताएं नहीं हैं, जो आलोचनाएं रही, उनको हमें छोड़ देना है। तो जो साइकोलॉजी है उसमें कुछ भी सही और गलत नहीं है। साइकोलॉजी में हमेशा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप थ्योरी तो समझ लेंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। साइकोलॉजी में जहाँ कन्फ्यूजन होती है, आप 4 ऑप्शन आपको गिवन होते हैं, 2 ऑप्शन को तो आप इजीली इलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन जो 2 ऑप्शन होते हैं ना वो आपको इलिमिनेट नहीं, उन दोनों में आप डिफरेंस नहीं कर पाते और वहीं पर ही आप उलझ जाते हो। उसके लिए पहले आपका थ्योरी का क्लियर होना बहुत जरूरी है कि कौन सी थ्योरी में किस किस तरह की बात की गई, तभी हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। इन थ्योरीज को कभी भी रटने की कोशिश मत करना, हमेशा समझने की कोशिश करना, तभी आप इनको समझ पाओगे। रटने से चीज़ें फिर क्वेश्चन कभी भी नहीं लगा पाओगे। जो इन थ्योरीज को रटते हैं ना वो कभी भी क्वेश्चन लगा ही नहीं पाते हैं। इसलिए इन थ्योरी को रटने की बजाय इनको आप समझने की कोशिश करो कि इन्होंने अपनी थ्योरी में किस किस तरह की क्या क्या चीज़ें बोली हैं और उन चीज़ों के पीछे जो रीज़न है उनका पता लगाने की कोशिश करो। गेस्टाल्टवाद है वो हमने 2 क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने गेस्टाल्टवाद क्या है, लास्ट क्लास में हमने स्कूल ऑफ गेस्टाल्टवाद के बारे में पढ़ा था। गेस्टाल्टवाद की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं वो उन्होंने काम किया, फिर उसके बाद लॉज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज की थ्योरी में से जो इंसाइटफुल लर्निंग है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो इंसाइट लर्निंग है उसमें कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।